हेलो दोस्तों, सक्सेस अब एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपके सामने ये दो बहुत ही छोटे सवाल दे रखे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 90 इंटू 91 इंटू 92 इंटू 93। इनका हमें स्क्वायर रूट सॉर्ट आउट करना है और इस क्वेश्चन को अभी दो वीडियोस के पहले हमने इसको कवर किया था। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। तो आज हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे, इसको कैसे हमें सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि आप लोग इसको मल्टीप्लिकेशन करा के कर रहे थे कुछ लोग। तो आज हम इसको जरा सीखेंगे कि इसे हमें कैसे 2-3 सेकंड में हमारे आंसर तक पहुंच जाना है। और एक सवाल ये दिया हुआ है कि एक संख्या दी है, उसको 37 से अगर भाग दिया जाता है तो फिर शेषफल क्या होगा। इस तरीके से एग्जाम में काफी कुछ बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, लेकिन इनको सीखने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखनी जरूरी है। तो उन पे हम लोग बात करते हैं। और आज की ये जो क्लास है वो ट्रिक के बेसिस पे तो बात होती ही है हमारी क्लास में, लेकिन कॉन्सेप्चुअल भी बातें जरूरी हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो हम लोग प्रैक्टिस के बेस पर सीखने जा रहे हैं कुछ चीजें। तो उम्मीद है आपको ये चीजें पहले से ही आती होंगी, और अगर नहीं आती हैं तो आप इनको अच्छे से सीखिए। ठीक है, कुछ स्टार्टिंग में हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन को उठाते हुए आगे बहुत ही अच्छे जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं उनको हमें सॉर्ट आउट करना है। तो चलिए अभी के लिए हम इन सवालों को हटा देते हैं, और अभी जब स्लाइड में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो वो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने आ गया। बोला गया निम्न में से 4 व 5 के बीच में परिमेय संख्या है, कौन सी है। ऑप्शन जो दिए गए हैं वो पहला ऑप्शन है 9/4, दूसरा ऑप्शन है 17/4, तीसरा दिया हुआ है 15/4 और चौथा दिया गया है 21/2। तो उम्मीद है इस सवाल में तो आपको कोई परेशानी होनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे ये बोला गया है कि 4 व 5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है जो 4 और 5 के बीच में आती हो। आपसे यही चीज तो बोली है। ध्यान रखिएगा, अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना चाहें, परिमेय संख्या होता क्या है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान दें, परिमेय संख्या को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। और जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के केस में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के केस में। जो अंश और हर में लिखे जाएं ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। तो यहां पर कुछ परिमेय संख्याएं आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आपको ये बताना था कि कौन सी संख्या 4 और 5 के बीच में है, कौन सी परिमेय संख्या ऐसी है जो कि 4 और 5 के बीच में है। तो आपको क्या करना था, अच्छा जो 4 और 5 के बीच में आएगी वो 4 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी, तो डायरेक्टली आंसर हमारा आ जाना है। तो यहाँ पे भी जो संख्या है वो छोटी छोटी है, तो आप डायरेक्टली डिवीजन करा सकते हो। 4 से भाग कराओगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक बात है कि 4 से ये बड़ा नहीं है, 5 से छोटा नहीं है, तो फिर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो 4 से भाग कराओगे तो 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा। क्यों 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा? तो फिर ये हमारा आंसर हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर भाग करा के देखते हैं तो 4 3 12, तो यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग आना है। और यहाँ पे अगर भाग कराओगे तो 2 से भाग कराने पे देखो ये 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो कहने का मतलब ऐसी इनमें से कौन सी संख्या जो 4 से बड़ी हो 5 से छोटी हो, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? 17/4। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे कि कोई भी दो नंबर दे दिए गए हैं और हमसे अगर ये पूछ लेता है कि 4 और 5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में आप असंख्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कि सपोज कर लो हमें 4 और 5 के बीच में निकालना था, तो फिर आप क्या करें, 4 और 5 को जोड़ करके 2 से भाई भाग करा दो। तो देखो यहाँ पे 9/2 आ गया था। कितना आ गया था? 9/2। और अभी तो यहाँ पे 9/2 है। आप क्या कर सकते हो, अब इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करा दो, तो इन दोनों के बीच में संख्याएं आ जाएंगी। जो आंसर आएगा उसका फिर इन दोनों के साथ में जोड़ करके 2 से भाग करा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप असंख्य परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हाँ, किन्हीं भी दो संख्याओं या फिर दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत रैशनल नंबर हो सकते हैं। बात समझ में आ गई है? तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, उम्मीद है जो कुछ भी आपको समझाया गया वो आपने समझ लिया है। और देखो दूसरा भी जो सवाल आपके सामने आया हुआ है वो भी कुछ इसी तरीके से है। आपसे बोला है कि कौन सा है 17 और
18 के बीच में। कौन सी परिमेय संख्या ऐसी है जो कि 17 और 18 के बीच में हो? तो देखो ऑप्शन दिए गए कौन से, 31/4, दूसरा ऑप्शन है 33/2 और तीसरा दिया हुआ है 35/2 और चौथा दिया है 19/9। ठीक है, तो चलो जरा देख लेते हैं। 4 से आप भाग कर आओगे तो 4 सत्ते 28 होता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 7 पॉइंट समथिंग होगी। हमें चाहिए क्या, हमें 17 से 18 के बीच में चाहिए। अच्छा जरा 2 से भाग कराते हैं, तो 2 से भाग कराते हैं तो 2 का गुणा 17 में कराओगे तो 34 मिल जाता है। तो 17.5 यहाँ पे 2 से भाग कराने पे कितना मिल रहा है, 17.5। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पे 35/2 ही आंसर हो जाएगा, जो कि 17 से बड़ा है और 18 से छोटा है। 33/2 को करोगे तो देखो यहाँ पे 16.5 मिल रहा है। 19/9 को 9 से अगर आप भाग कराओगे तो यहाँ पर भी संख्या जो होगी वो 2 दशमलव समथिंग कुछ आ रही होगी। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। लो, मार्कर की कैप भी कहीं चली गई, मिल गई। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ में आ गई। परिमेय संख्याओं से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पेपर में मिले हुए थे ऐसे, तो इनको भी आपको उठा करके रखवा दिया गया है। ठीक है, देखिए अब अगला सवाल क्या है। अच्छा, परिमेय संख्याओं के बेसिस पे तो हमने बात कर ली है। अब देखो अगला जो सवाल है वो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा सवाल दिया है कि 8 और 9 के बीच में अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या बोली गई है, अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखिए, अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याओं को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या चीज, इर्रेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा, जैसे कि सपोज कर लो 2 कोई संख्याएं दी गई हैं ए और बी, ए और बी 2 इर्रेशनल नंबर दिए गए हैं। अगर आपसे इनके बीच में 2 संख्याएं दी गई हैं जो कि रेशनल भी हो सकती है, इरेशनल भी हो सकती है। अगर 2 संख्याएं दी गई है, अगर हमें यह बताना हो कि इनके बीच में कोई एक इर्रेशनल नंबर बता दो, क्या, कोई एक इर्रेशनल नंबर बता दो, अपरिमेय संख्या बता दो, तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणा करा करके स्क्वायर रूट लगा देना है। क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणा कराओ, a इंटू बी और स्क्वायर रूट के अंदर लिख दो। जैसे कि यहाँ पे हमें 8 और 9 की अपरिमेय संख्या निकालनी है, तो फिर आप क्या करें, डायरेक्टली 8 का गुणा और 9 का गुणा करा दो, स्क्वायर रूट में लिख दो। 9 गुणे 8 कितना होता है, 72, तो स्क्वायर रूट ऑफ 72 ये आ रहा होगा। अब देखो जरा ऑप्शन में जो बी ऑप्शन दिया गया है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 72। कंफर्म है, ओके ना। अगला सवाल देखो भाई क्या दिया है। सवाल में बोला गया है कि 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या पूछा गया, 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अच्छा, अभी 1 से लेकर 50 तक है तो बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स हैं, आप इनको यहां पे आसानी से कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो ना। होता क्या है, जब कभी आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक या फिर 1 से लेकर 100 तक ही नहीं बोलेगा। हो सकता है एग्जाम में शायद ऐसे बोल दे कि 25 से लेकर के 75 तक की बताओ कि कितनी अभाज्य संख्या होंगी। या फिर एक छोटे से एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बता दो। ठीक है, तो बच्चे वहां पे कुछ 103 वगैरह लगाए थे, लेकिन आपको पता होनी चाहिए 3 अंकों की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 101 होती है। कितनी होती है, 101 होती है। ठीक है, 3 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो 997 होती है। कितनी होती है, 997 होती है। ठीक है, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से रिमाइंड रखें। 2 अंकों की अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। ठीक है, और 2 अंकों की अगर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो वो कितनी होती है, 97 होती है। 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2, जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और एकमात्र समअभाज्य संख्या भी है। और 1 अंक की अगर हम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे तो फिर हमें कौन सी मिलेगी, 7। ठीक है, तो ये 1 अंकी, 2 अंकी, 3 अंकी, आप ही इनको अच्छे से तैयार रखें। हाँ, चलिए अब देखो बात ये आती है कि जैसे कि अगर हमसे पूछ लिया गया कि 1 से लेकर के 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, तो एग्जाम में हम लोग निकालेंगे तो है नहीं कि भाई अब हम देखें 67 अभाज्य है कि नहीं अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, रूढ़ संख्या है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि 1 से लेकर 100 तक की अगर हमें कभी भी अभाज्य संख्या निकालने के लिए बोल दिया तो क्या करें। देखो आप एक कोड याद कर लो, 44 44 223 223 21। क्या, 44 223 223 21। इसको आप 3-4 बार बोल लो, आपको ये याद हो जाएगा। 44 223 223 21। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये जो है 1 से लेकर के 10 तक,
टोटल 4 अभाज्य संख्या है। 11 से लेकर के 20 तक टोटल कितनी 4 अभाज्य संख्या है। 21 से लेकर के 30 तक, 31 से लेकर के 40 तक, 41 से लेकर के 50 तक, और यहां पर कितना 51 से लेकर के 60, 61 से लेकर के 70, और 71 से लेकर के 80, और 81 से लेकर के 90, और 91 से लेकर के 100। तो अगर आपसे सपोज कर लो इस सवाल में पूछा क्या गया है कि 1 से लेकर के 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो आप डायरेक्टली जोड़ लो। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 और 1 25। तो इस सवाल का आपका आंसर कितना आ गया है 25 आ गया। इस सवाल का आपका आंसर कितना हो गया 25। ओके, अब देखो भाई इस सवाल के बारे में तो हमने बात कर ली, ऐसा ही एक और भी हमारे पास सवाल है जो कि आपके सामने आ गया है। अच्छा, जो पिछला वाला सवाल था उसमें ये दिया गया था कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से लेकर के 50 तक पूछिए, कहां तक 50 तक। तो 50 तक की बता दो। 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15। तो अगर आपसे 1 से लेकर के 50 तक की अभाज्य संख्याएं पूछा है तो फिर आप कितनी बताओगे 15 बताओगे। 1 से लेकर 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या है 15। अब देखो अगला वाला सवाल जो अब आपके सामने आया वो उसमें क्या बोला गया कि 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभी अभी हमने निकाली 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी है। 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या या फिर रूट संख्याओं की संख्या या फिर प्राइम नंबर्स की संख्या 25 है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो भाई। अगले सवाल में बोला गया कि 60 से लेकर के 90 तक कितनी अभाज्य संख्या है। कहां से 60 से लेकर के 60 के बाद में भाई 60 तो एक तरह से आप जानते हो कि ये रैशनल नंबर है। ठीक, अब तो रैशनल और इरेशनल के बारे में ही बातें हो रही है। अभाज्य संख्या हमें यहाँ पे देखनी, किसमें अभाज्य संख्या। तो 60 के बाद में फिर देखो 61 से शुरू होता है, तो यहां से आप देखोगे कहां तक 90 तक। तो इस वाली सीरीज तक की जाना है। तो 3 2 5 और 5 2 7, मतलब 60 से लेकर के अगर 90 तक की हमें प्राइम नंबर चेक करने, अभाज्य संख्या चेक करनी, तो कितनी आ जाएगी 3 2 5 और 5 2 7। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या यहाँ पे कितनी हो गई 7 हो गई है। ठीक है, चले भाई अब इसको हटा देते हैं। अब अगले टाइप के क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। हाँ देखो भाई आपके सामने अगला सवाल आ गया है। क्या बोला गया इसमें सवाल में बोला है निम्न में से कौन सी युग्म आपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं है। निम्न में से कौन से युग्म आपेक्षित अभाज्य संख्या। सुनिए मतलब आपको शायद थोड़ा सा टफ लगने वाला हो लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक शब्द का यूज किया गया है यहां पर आपेक्षित अभाज्य संख्या। आपेक्षित अभाज्य संख्या का ही एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याओं को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं को प्राइम नंबर। और एक नंबर होते हैं ट्विन प्राइम नंबर, और एक नंबर क्या होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। उम्मीद है आपको क्लास में भी हमने बताया होगा। ठीक है, इसकी चर्चा हुई होगी, और अगर बाई चांस नहीं हुई है जिन भी बैचेस में तो उनसे हम लोग अभी कुछ समय के बाद में भी बात करने वाले होंगे। देखिए यहाँ पे दो तरीके की संख्याएं दी गई हैं। एक तो अपेक्षित अभाज्य संख्या मतलब सह अभाज्य संख्या। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे एग्जाम में जब कभी बात आती है तो सह अभाज्य संख्या से रिलेटेड बात आती है, लेकिन अपेक्षित अभाज्य संख्या जो है वो यहाँ पर कुछ किसी पेपर में आपसे लैंग्वेज चेंज करके सवाल पूछा हुआ था। ठीक है, तो बच्चे सोच रहे होंगे कि अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होगा। तो जिन बच्चों ने डायरेक्टली इंग्लिश वर्जन को देख लिया होगा तो वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे और कुछ भी नहीं को प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहा है। चलिए देखते हैं जरा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे कि अपेक्षित अभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर जो होते हैं इनका एचसीएफ, इनका माशा, एचसीएफ बोलो या फिर जीसीडी बोलो या फिर हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं माशा। इनका जो माशा होता है वो हमेशा एक होता है। इनका माशा क्या होता है हमेशा एक होता है। सह अभाज्य संख्याओं में संख्याओं के युग्म होते हैं। जैसे कि सपोज कर लो इसी के एग्जांपल के बारे में अगर हमने ले लिया तो हमने यहाँ पे ले लिया 5,8। क्या 5,8। तो आपने यहाँ पे 5 के फैक्टर अगर किए तो 5 मिला,
और अगर हम 8 की फैक्टर करें तो 2 इंटू टू इंटू टू मिलता है। तो आपको करना क्या है, आपको ये चेक करना है कि ये 5,8 सह अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो आप इसको ऐसे चेक करें कि क्या इसमें कोई ऐसा फैक्टर है, 5 में क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो कि 8 में भी है, या फिर क्या 8 का कोई ऐसा फैक्टर है जो कि 5 में भी है। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है। अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो फिर कहने का मतलब क्या है कि 5,8 जो होंगे वो अपेक्षित अभाज्य संख्या मतलब सह अभाज्य संख्या होंगी। एक और हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया है 6,9। तो आपने 6 के फैक्टर किए तो हमने देखा 3 गुणे 2 मिला। अगर हम 9 का फैक्टर करते हैं तो 3 गुणे 3 मिलता है। तो यहां पे आप देख रहे हो 6 में एक ऐसा भी गुणनखंड है जो कि 9 के गुणनखंडों में भी उपस्थित है। तो कहने का मतलब क्या है, हम इनको अपेक्षित अभाज्य संख्या या फिर सह अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। और अगर आप 6 और 9 का एचसीएफ निकालोगे, मासा निकालोगे, तो मासा यहां पे कितना निकल के आ रहा होगा, 3 निकल के आ रहा होगा, 1 नहीं निकलेगा। अगर आप यहाँ पे 5 और 8 का मासा निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज उम्मीद है आपने समझ ली होगी कि अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है। कोई दो ऐसी संख्याएं आएंगी जिनको हम लोग युग्म बोलेंगे। तो संख्याओं का कोई एक युग्म आएगा जिसमें से उनके गुणनखंडों में से कोई भी गुणनखंड, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो फिर वो संख्या कैसी हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या। और अगर हमें कोई कॉमन मिल गया तो वो सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है। अब बात करते हैं जरा ट्विन प्राइम नंबर में। अभी हमने सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बात की, तो आपने सह अभाज्य संख्याओं में बोला कि इनका जो मासा होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। मासा कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा जो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं इनका भी मासा 1 ही होगा। एचसीएफ बोलो या फिर जीसीडी बोलो तो इनका भी मासा कितना होगा, 1 होगा। लेकिन ध्यान सुनिएगा, ट्विन प्राइम नंबर में जो भी आप पहला नंबर और दूसरा नंबर लेंगे, ट्विन प्राइम नंबर चेक करने के लिए जो भी आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दी गई होगी उनका मासा तो 1 होना चाहिए। लेकिन इनमें से x और y जो होंगे वो दोनों बोथ प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो आप अगर x और y को देखेंगे तो फिर यहां पे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। जैसे कि देखो हम 5,8 ही ले लेते हैं। पहले ट्विन प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हमने 5 और 8 को एग्जांपल में लिया। हमने पूछा क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, आप क्या बोलेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे जो 8 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। 8 जो है वो तो 2 से 4 से कटती है ना। तो 8 क्या है, 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब 5,8 ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा, लेकिन 5,8 क्या हो सकता है, सह अभाज्य संख्या जरूर होगा। जैसे हम ट्विन प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे तो 5,7 भी ले लो। क्या ले लें, 5,7। और एक चीज भाई देखो, ट्विन प्राइम नंबर होते कैसे हैं। ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें ये जो आपको दोनों संख्याएं दी गई हैं इनके बीच का अंतर आपको हमेशा 2 का मिलना चाहिए। हमेशा संख्याओं के बीच में अंतर कितने का हो, 2 का। जब संख्याओं के बीच का अंतर 2 का होगा और दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी तो आप ही हमें बताइए उनका मासा तो 1 ही निकलेगा ना। ठीक है। और दूसरी बात, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। अब ऐसा मत बोल देना, अगर हम आपसे डेफिनेशन में ये बोल देते कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं तो आप बोल दोगे ऐसे दो नंबर जिनके बीच में अंतर कितने का हो, 2 का। तो 8 और 10 भी ले लेते। तो 8 और 10 तो भाई ट्विन प्राइम नंबर नहीं होते ना। क्यों, क्योंकि वो प्राइम नंबर है ही नहीं। 8 और 10 क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। तो 8 और 10 जब प्राइम नंबर है ही नहीं तो फिर आप ट्विन प्राइम नंबर उन्हें क्यों बोलेंगे। बात समझ में आ गई। उम्मीद है आपने ये चीजें क्लियर कर ली होंगी। और अगर बाई चांस इसमें अभी कहीं प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को थोड़ा सा फिर से पीछे करो और एक बार गौर से फिर से सुने। ठीक है। और अगर नहीं आता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखें क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है। तो उस चीज को, उस क्वेश्चन को और उस टॉपिक को एक बार फिर से आपके सामने लाया जाएगा मजबूती के साथ में, ताकि आप उसे समझ सके अच्छे से। चलिए अब हम अपने सवाल पर आ जाते हैं। हाँ, सवाल में आपसे यही चीज बोला गया था कि निम्न में से कौन से युग्म अपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं है, बोला है। क्या बोला है, नहीं है। तो ऑप्शन देखो क्या दिया गया है, 3,7, दूसरा ऑप्शन है 7,13, तीसरा दिया है 8,18 और चौथा दिया है 4,5। उम्मीद है जिन लोगों ने समझ लिया होगा उनको यहां पे समझाने की जरूरत नहीं है।
अपेक्षित अभाज्य संख्या या फिर सह अभाज्य संख्या, इसमें आपको ये चीज बताई गई थी कि इनमें मासा कितना होना चाहिए, एक का होना चाहिए। मासा कितना होना चाहिए, एक का। 3 और 7 का मासा देखोगे एक है, मतलब ये तो अपेक्षित अभाज्य संख्या है। लेकिन सवाल में आपसे पूछा गया कि कौन सी अपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखो 8,18, 8 में देखो भाई 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, और 18 में आप क्या करोगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 2 18 होता है। तो यहां पे देखो 2 कैसा है, कॉमन है। तो इनका जो मासा निकल रहा होगा वो कितना निकल रहा होगा, 2 निकल रहा होगा। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा, ये एक अपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगला देखो भाई सवाल में क्या दिया, निम्न में से कौन से युग्म अपेक्षित अभाज्य संख्या है, इस बार बोला है। तो ऑप्शन क्या है, 1,5, 7,9, 8,19, और जो चौथा ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द एबो, ऊपर युक्त सभी। सुनो भाई, आपने यही तो सीखा है अपेक्षित अभाज्य संख्याओं में मासा कितना होना चाहिए, एक का। यहां पे मासा एक है, हाँ है। 7,9 में मासा एक है, बिल्कुल है। 8,19 में मासा एक है, हाँ बिल्कुल है। तो जब तीनों ही सही है तो फिर आप डायरेक्टली आंसर कौन सा लगाएंगे, उपर्युक्त सभी। बात समझ में आ गई, कंफर्म है ना, ओके। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में ये बोला है, निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या नहीं है। आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलो भाई देखते हैं कौन से सह अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन जो दिए गए हैं वो दिया गया है 2,3, 5,7, 7,8 और 11,5। आपसे बोला है कौन सी सह अभाज्य संख्या नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनमें से 3 ऐसी होंगी जो कि सह अभाज्य संख्या होंगी। तो सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनमें मासा कितना हो, एक का। तो चलो भाई देख लो जरा, यहां पे देखो मासा कितने का है, एक का है। और एक सेकंड, यहां पे सवाल में और भी कुछ बोला गया, निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और इनकी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे सह अभाज्य संख्या नहीं, बल्कि शायद ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में सवाल पूछना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि इन चारों ऑप्शन में जो मासा निकल रहा है, ऑप्शंस जो दिए उनमें मासा कितना है, एक का ही है। यहाँ पे आपको ये चीज सवाल पूछना चाहिए था कि निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या, काट लेना, सह अभाज्य संख्या की जगह पे वहां पे ट्विन प्राइम नंबर लिख लेना कि इनमें से कौन ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। कौन सह अभाज्य संख्या नहीं, बल्कि क्या लिखोगे, निम्न में से कौन ट्विन प्राइम नंबर है। तो देखो जरा 2,3 ट्विन प्राइम नंबर में पहली बात तो यही है ना कि भाई हमने बोला था कि संख्याओं के बीच में अंतर 2 का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे संख्याओं का अंतर कितना है, 1 का। तो ये गलत हो गया। 5 और 7 में अंतर भाई 2 का है, तो अगर अंतर 2 का मिल रहा है तो फिर यही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 5 और 11 में अंतर 2 का है नहीं, और 7 और 8 में भी अंतर कितने का, 2 का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हाँ। जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या नहीं है, तो सह अभाज्य संख्या के बारे में मत जाना, ठीक है। आप डायरेक्टली वहां पर क्या करें, यहां पे सवाल लिख लो, निम्न में से कौन ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। और देखो अगला जो सवाल है वो कुछ इसी तरीके का था, लेकिन लैंग्वेज में शायद थोड़ा सा फेरबदल हुआ है क्वेश्चन को बनाने में। अगला सवाल देखो क्या था, निम्न में से कौन ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। पिछला वाला सवाल था कि ट्विन प्राइम नंबर है, और इस वाले सवाल में क्या है, ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो भाई ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 5,7, 11,13, 17,19 और 25,27। यहां पे अंतर 2 का है, यहां पे अंतर 2 का है, यहां पे अंतर 2 का है, यहां पे अंतर 2 का है। लेकिन आपसे बताया था कि ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें डिफरेंस तो 2 का होता ही है, इसके अलावा उनका जो उनमें जो दोनों नंबर्स होते हैं, वो कैसे नंबर होंगे, वो प्राइम नंबर होंगे। वो कैसे नंबर होंगे, प्राइम नंबर। यहां पे तो दोनों प्राइम नंबर है, यहां पे भी दोनों प्राइम नंबर है, यहां पे भी दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन यहां पे क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पे जो 25,27 दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा कि ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और वैसे देखो अगले सवाल में आपके सामने अभी आ रहा है,
देखो सवाल में क्या दिया है, 1 से लेकर के 100 तक कितने ट्विन प्राइम होते हैं, क्या चीज, 1 से लेकर के 100 तक कितने ट्विन प्राइम होते हैं, ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 100 तक की टोटल 8 ट्विन प्राइम बनते हैं। कितने बनते हैं, 8 बनते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कभी कभी, तो ये सवाल थोड़ा सा आप ध्यान रखें। 1 से लेकर 100 तक की कितने ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, 8 नंबर होते हैं। और ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, एक बार और रिवीजन के बेस पे बात कर ले, ठीक है। आपने दो तरीके के नंबर पढ़े, एक तो है को प्राइम नंबर और दूसरा है ट्विन प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा, और ट्विन प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होगा वो भी कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यहां पर जो नंबर होंगे उनमें कोई भी चाहे तो प्राइम हो या फिर इवन हो या फिर ऑड हो, हमें इससे मतलब नहीं है। जैसे सपोज कर लो 5,8 आया तो हम इसे क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर है। अब देखो यहां पे 8 क्या है, 8 एक इवन नंबर है। 5 क्या है, 5 को आप विषम संख्या भी बोल सकते हैं और प्राइम नंबर भी बोलेंगे क्योंकि प्राइम नंबर है। तो 5,8 अगर आप इसका माशा निकालोगे तो कितना आएगा, 1। तो माशा अगर 1 है तो डायरेक्टली वो नंबर कैसा हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि हमने सपोज कर ले लिया है 5,7, तो यहाँ पे जो भी दो नंबर होंगे, दोनों नंबर होंगे वो कैसे होंगे, प्राइम नंबर होंगे। और इनका अगर आप माशा निकालोगे तो फिर कितना होगा, 1 का होगा, ठीक है। और इसके साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हो तो कितना होगा, 2 का, ठीक है। इसीलिए 1 से लेकर 100 तक की अगर हम ट्विन प्राइम नंबर्स की संख्या देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमें 100 मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 100 मिलते हैं, ओके। अगला सवाल देखो, आपके सामने आया हुआ है, बोला है निम्न में से पूर्ण संख्या है, निम्न में से पूर्ण संख्या है, ऑप्शन दिए गए 25, 26, 27 और 28। एक बार पहले हम शायद YouTube के सेक्शन में ही इस पूर्ण संख्या हम समझा चुके हैं। YouTube में किसी क्लास में हमने आपको पूर्ण संख्या के बारे में बताया हुआ है। चलिए आज फिर से एक बार बात कर लेते हैं कि 25, 26, 27 और 28 4 संख्याएं दी गई, इसमें पूर्ण संख्या होती क्या है। ध्यान से देखिएगा, आपसे सवाल में यहां पर पूर्ण संख्या पूछा है। क्या पूछा है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है परफेक्ट नंबर। क्या, परफेक्ट नंबर। ध्यान रखिएगा, हमने आपसे पूर्णांक नहीं पूछा है, हमने आपसे पूर्णांक नहीं पूछा है। पूर्णांक अगर पूछते तो फिर आप जरूर बता देते कि 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जितने भी आगे संख्याएं लिखी जा सकती हैं वो सभी क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। लेकिन हमने अभी आपसे पूछा है पूर्ण संख्या। तो सुनिए जरा, पूर्ण संख्या होता क्या है। जैसे कि सपोज कर लो हमें कोई एक संख्या दे दी गई 25, तो हम इनके जरा फैक्टर्स निकालें। हम ये देखें इनके अपवर्त क्या क्या है, कौन कौन सी ऐसी संख्याएं जो कि 25 को काट सकती हैं। 1 से काटेगी, हाँ काटेगी। 2 से काटेगा क्या, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, हाँ कटेगा। और 5 के बाद में अगर आप देखोगे तो सीधे 25 से कटेगा, ठीक है। तो पूर्ण संख्या होगी कौन सी, सुनना जरा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। पूर्ण संख्या वो संख्या होगी क्या, जिनमें हम अगर इन गुणनखंडों का योग करें, अगर हम इन गुणनखंडों का योग करें, इसमें एक गुणनखंड नहीं लेना, जो संख्या है वही वाली संख्या आपको नहीं लेनी है। तो आप देखो इनका योग कितना है, 5 और 1 6। अगर यहां का योग इस संख्या के बराबर हो गया तो वो संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो संख्या कैसी होगी, पूर्ण संख्या। हमने क्या बताया, फिर से एक बार सुनो। पूर्ण संख्या वो संख्या होगी जिनके अपवर्त्यों का योग, जिनके अपवर्त्यों का योग, ध्यान रहेगा अपवर्त में वही वाला नंबर नहीं लेना है, जिनके अपवर्त्यों का योग वही हो जो इस संख्या का हो, ठीक है। 25 है तो यहां पे भी कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए था। लेकिन अभी 5 और 1 6 आ रहा है, मतलब 25 तो नहीं है। जरा हम 28 के बारे में बात करते हैं। आप 28 को देखो, 1 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। 2 से कट रहा है, कट रहा है। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, हाँ 7 से भी कटेगा। 8 9 10 इनसे तो कोई कट नहीं रहा भाई। फिर देखो 14 से कट रहा है, और फिर किससे कटेगा, 28 से। लेकिन हमें 28 तो लेना ही नहीं है। जो नंबर होगा आप उसको नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी के बचे हुए जो फैक्टर्स हैं उनका जरा योग निकालो। अच्छा देखो 14 में अगर हम 7 जोड़ेंगे कितना, 21।
21 में अगर आप 4 जोड़ोगे कितना 25, 25 में 2 जोड़ोगे कितना 27, और 27 में 1 जोड़ेंगे कितना 28। तो यहां पे देखो ये जो नंबर है 28 और इनके अपवर्तियों का योग भी कितना है 28 है। तो अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो वो नंबर जो होता है वो परफेक्ट नंबर होता है। क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। कभी एक एग्जाम था, उस एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि जैसे कि 4 संख्या दे दी गई 4, 5, 6 और 7, आपसे पूछ लिया था बताओ इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। आपसे क्या पूछा गया था? इनमें से बताओ पूर्ण संख्या कौन सी है। और यहाँ पे जो ऑप्शन रखा था वो उपर्युक्त सभी भी रखा हुआ था। एग्जाम में सवाल ये आया था कि भाई बताओ 4, 5, 6 और उपर्युक्त सभी इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या है। पूर्णांक नहीं पूछा गया था। अगर पूर्णांक पूछा गया था तो फिर आप उपर्युक्त सभी का ऑप्शन लगाते, लेकिन यहां पे आपसे क्या पूछा गया था? पूर्ण संख्या कौन सी है। तो पूर्ण संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप सीधे इन संख्याओं के फैक्टर करना स्टार्ट करो। तो 4 के करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 4 तो लेना नहीं, तो 2 और 1 3 बराबर होता नहीं, मतलब 4 नहीं है। 5 के करोगे तो 1 और 5 मिलता है, 5 तो होगा नहीं, तो 1 बराबर नहीं है, ये भी कट गया। 6 के लिए देखो तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, तो 6 को लेना नहीं है। 3 2 5, 5 और 1 6, तो कहने को 6 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ध्यान रखिएगा जब आप छोटी संख्याओं के बारे में विचार करते हैं तो एक 6 और एक 28 ऐसी संख्या है जिनको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ये क्या है? ये परफेक्ट नंबर है। ध्यान रखिएगा, ना तो हमने पूर्णांक बोला है ना तो हमने पूर्ण वर्ग संख्या बोला है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या बोला है, परफेक्ट नंबर है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। तो अभी इस वाले सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कितना? 28। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। चले भाई आगे देखें। अगला सवाल देखो, यही कुछ दिया है कि निम्न में से पूर्ण संख्या है। तो 5, 6, 7, 8 ऑप्शन दिए गए, तो फिर इसमें आप क्या टिक कर देंगे? 6 टिक कर देंगे। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखो। अगले सवाल में क्या बोला गया, आपके सामने सवाल दिया गया, सभी लोग पढ़े। 8, 9, x और 6 संख्या 4 से विभक्त है। एक ये संख्या दी है जो कि 4 से विभक्त है, तो आपको बताना है। तो बताइए x के कितने मान संभव होंगे? x के कितने मान संभव होंगे आपसे पूछा है। 5, 4, 3 और 2 ऑप्शन है। अच्छा, एग्जाम में दो तरीके से सवाल यहां पे पूछे जाते हैं। कैसे? आपसे बोलेगा एक ये संख्या है जो कि 4 से विभक्त है, तो स्टार के प्लेस पे आपको एक न्यूनतम मान बता दो जिससे कि संख्या कट जाए। इससे पहले आपको 4 के डिविजिबिलिटी का रूल भी आना चाहिए। चलो जरा बात कर लेते हैं। अगर आप में से किसी को नहीं आता है या फिर नहीं याद है तो उनको भी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। हमें अगर ये चेक करना है कि कोई नंबर 2 से कट रहा है, तो ध्यान रखिएगा उसके जो यूनिट के 2 प्लेस होते हैं, उसका जो यूनिट प्लेस होता है वो 2 से एलिमिनेट होना चाहिए। अगर हम देखें कि कोई नंबर 4 से एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो फिर हम उसके यूनिट 2 प्लेस लें और उसको 4 से एलिमिनेट करके देख लें। जैसे यहां पे 4 से भाग कराना है, तो 4 से भाग कराने के लिए हम इकाई के 2 अंक लेंगे और इकाई के 2 अंकों को हम 4 से भाग करा लेंगे। अच्छा, जब हम 4 से भाग कराते हैं तो यहां पे हम ऐसा कौन सा x के प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर रख दें कि संख्या कट जाए। तो आपके मन में विचार आता है कि x के प्लेस पे हम 1 रख दें, क्योंकि 1 और 6 मिलकर के 16 बना लेता है। तो जब आप 4 में 16 से भाग कराते हो तो 4 चौके कितना 16, तो संख्या कट जाती है। तो एक बात तो ये आ गई कि x के प्लेस पे हम 1 रख सकते हैं। अच्छा, x के प्लेस पे अगर हम 2 रखते तो यहां पे 26 बनता। तो 4 से भाग कराते 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28, तब तो संख्या नहीं कटती। तब नहीं कटती ना, क्योंकि तब तो यहां पे 26 था। तो हमने जब x के प्लेस पर 1 रखा तो संख्या कट रही है, लेकिन अगर हमने x के प्लेस पे 2 रखा तो संख्या नहीं कट रही है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम x के प्लेस पे 3 रख के देखते हैं। तो जब आपने 3 रखा तो 36 बन गया। 4 से हमने 36 में भाग कराया, कितनी बार गया? 9 बार गया। मतलब यहां पर आपने जब 3 रखा तो संख्या कट रही है। 3 रखने पे भी क्या है? संख्या कट रही है। लेकिन जब अगर हम 4 रखेंगे तो 4 46 बना, तो 12 चौके 48 होता है, 11 चौके 44 होता है, तो संख्या जो 46 है वो नहीं कट रही है। तो आपने देखा 4 रखे। तो यहां से हमें एक निष्कर्ष प्राप्त होता है कि जब जब आप x के प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 रखोगे, जब जब आप x के प्लेस पे 1, 3, 5, 7 और 9 रखोगे, तब तब ये संख्या क्या होगी? एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन जब जब आप x के प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0 रखेंगे,
तब तब ये संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई x के प्लेस पे आपसे जैसा सवाल में बोला गया है कि x के प्लेस पे ऐसा हम कौन कौन सी संख्या रख सकते हैं। तो 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो, 9 रख सकते हो। सवाल में बोला है कितने मान संभावित हैं, तो कितने संभावित हैं? 1 2 3 4 और 1 5। तो अगर हम x के प्लेस पे इन 5 में से कोई भी वैल्यू रख देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। मतलब कितने मान संभावित है? 5 मान संभावित है। अगर सवाल में यही चीज बोलता कि 8 9 स्टार 6 8 9 x 6 को 4 से विभक्त किया जाता है तो x का न्यूनतम मान, तो ध्यान रखिएगा x का न्यूनतम मान यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा। अगर सवाल में बोल देता है x का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना होगा? 9 होगा। बात समझ में आ गई ना? चलिए इसको अब हम लोग हटाते हैं और अगला सवाल जरा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिविजिबिलिटी वाले रूल के बारे में और भी बात कर लेते हैं। अगर नंबर को हम 4 से डिवीजन कराएं तो फिर क्या चेक करें कि इकाई के जो 2 अंक है वो 4 से कट रहे कि नहीं कट रहे। अगर हम यही चीज चेक करें कि नंबर 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको डायरेक्टली इकाई के 3 अंक लेने हैं और भाग किससे कराना है? 8 से। आप इकाई के 3 अंक लो और 8 से भाग करा के चेक कर लो कि नंबर 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। उसी तरीके से जब कभी आपको अगर 16 से किसी नंबर को डिवीजन कराना है तो फिर हमें क्या करना है? आप यूनिट के 4 प्लेस लें और डिवीजन करा दे किससे? 16 से। अगर आपको 32 के लिए चेक करना है तो इकाई के 5 अंक ले लेना। अगर आपको 64 से चेक करना है तो इकाई के आप 6 अंक ले सकते हैं। लेकिन 32 64 से वैसे एग्जाम में इतनी ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन जरूर बनता है, तो जब बनेगा तब का हम लोग तब देखेंगे। ठीक है, अभी चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ना? देखो भाई, अब आगे सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके का है। सवाल में बोला है 2 4 x और 4 संख्या 4 से विभक्त होती है, तो बताइए x के कितने मान संभव है? x के कितने मान संभव? कुछ इसी तरीके का सवाल था अभी पिछले वाले सवाल में यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, तब आपने x के प्लेस पे 1 3 5 7 और 9 रखा था। अब यहाँ पे 4 है, हम x के प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर रखें कि 4 से कट जाए? 4 अगर यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो देखो 4 से 4 कट रहा है। अगर यहाँ पे सपोज कर लो हम 1 रख देंगे तो क्या कटेगा? 4 3 12 4 चौके 16 नहीं। मतलब क्या हुआ? अब आप यहाँ पे इस x के प्लेस पे अगर 0 रख दो या 2 रख दो या 4 रख दो या 6 रख दो या 8 रख दो, मतलब सम अंक रखो। कैसा रखें? इवन नंबर रखें, इवन डिजिट रखें, तो संख्या कट रही है। देखो जब यहाँ पे 24 रखेंगे तो 4 से काटेंगे, 6 बार कटेगा, 4 से 24, 44 रख दोगे तो 11 बार में देखो 4 से कट जाता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे x के प्लेस पे अगर हम सम अंक रखेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे 4 होना चाहिए। और जब हमने विषम अंक रखे थे 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे कितना था? 6 था, तभी तो संख्या विभक्त हो रही थी। उम्मीद है आपने यहाँ पे समझ लिया हो। तो यहाँ पे भी कितने मान संभावित है? यहाँ पर भी 5 मान संभावित है। कितने संभावित है? 5। कौन कौन से? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ओके ना? चलिए इसको भी खत्म कर देते हैं। अगला सवाल ले लो भाई। अगले सवाल में ये बोला गया है, कोई एक देखो बहुत बड़ा नंबर दिया जा रहा है 3 6 4 8 3 2 4 डैश 5 3 0 3 7, और इस संख्या को भाग किससे कराया जाता है? 8 से। 8 से भाग कराया जाता है, तो फिर आपसे शेषफल पूछा है। क्या पूछा है? शेषफल। अब देखो जरा, अभी अभी हमने आपको डिविजिबिलिटी वाले रूल में बताया है कि जब किसी नंबर को हमें देखना हो कि इस नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप सीधे सीधे क्या करें? जिस नंबर से काटना है, 8 से काटना है, तो 8 में हमने बोला क्या? 8 को हम लोग 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो आप इकाई के 3 अंक उठाओ और उसी को क्या कर दो? 8 से भाग करा दो। तो 0 तो यहां पर रखने से कोई फायदा नहीं है, तो 0 को भाई अभी हमने हटा दिया। 8 से भाग कराओगे, 8 चौके 32 और शेषफल कितना बचा? 5। बस हमारा यही आंसर हो गया। आपको इतने बड़े नंबर से क्या लेना देना है? हमें सिर्फ 8 से भाग करा के चेक करना है। तो 8 की डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी? इकाई के 3 अंक। इकाई के 3 अंकों को लो, 8 से भाग करो, जो शेषफल बचे वही हमारा आंसर। नहीं आया? बात समझ में आ गई ना? चले भाई अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं। आगे आने वाले सवाल जो है वो काफी कुछ एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनको जरूर कवर करना ज्यादा जरूरी है।
देखो अगला सवाल भी इसी तरीके से 3 6 4 8 3 2 4 और यहां पे ऐसे नंबर चल रहा है 5 4 9 7 9 9 7 9। संख्या किससे विभक्त है? 16 से विभक्त की गई है। तो फिर आपको शेषफल बताना है। क्या बताना है? शेषफल बताना है, रिमाइंडर। सवाल उसी तरीके से अभी आपने 8 के लिए क्या किया था? 8 में आपने इकाई के 3 अंक लिए थे, 8 से भाग कराया था। 16 में क्या करेंगे? 16 में हम इकाई के 4 अंक लेंगे, तो 4 9 7 9 और डिवीजन करा देंगे किससे? 16 से। तो 16 से भाई भाग करो। 16 का पहाड़ा आता है कि नहीं आता? अगर नहीं आता तो याद कर लो। 16 तिया 48, शेषफल कितना बचा? 1। 17, 16 एकम 16, शेषफल कितना बचा? 1 19, 16 एकम 16 और शेषफल कितना बचा है? 3। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 3। ध्यान रखिएगा, हमें पूरे नंबर से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा कोई सवाल आ जाए, बोलते 16 से भाग कराओ, तो आप तो यहां से कहीं भाग कराना शुरू मत कर देना और देख लो कि बीच में डेड डैश लगा, तो फिर भाग कैसे कराओगे? ठीक है, तो ऐसा कुछ मत करने लगना। तो यहाँ पे वैसे आंसर कौन सा हो जाएगा? जो सी ऑप्शन है 3 दिया हुआ उसमें, ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ओके, चलो भाई देखो अब अगला सवाल क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 4 2 3 6 8 9 संख्या को 3 से विभक्त किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? तो आपसे क्या बोला है? शेषफल क्या होगा। अच्छा, 3 तो एक छोटा सा नंबर हमने दिया है आपको कुछ सिखाने के लिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब सवाल आता तो 3 से नहीं बोलेगा, 9 वगैरह के लिए बोल दे तब तो भाई ठीक भी है, हाँ, वरना फिर 3 से भाग कराने के लिए तो सभी को आता है। आपसे क्या बोला? शेषफल बोला, तो 3 से आप आराम से भाग करा ले जाओगे, शेषफल निकाल लोगे। वैसे 3 की डिविजिबिलिटी होती क्या है? 3 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि सभी अंकों का जो योग होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। तो देखो 9 3 से कटता है, हाँ कटता है। 3 3 से कटता है, हाँ कटता है। 6 3 से कटता है, हाँ कटता है। 4 और 2 का योगफल 6, 3 से कटता है, हाँ कटता है। तो यहाँ पे कितना बचा? 8। तो आप क्या करें? सीधे सीधे 8 को 3 से भाग करा लो, तो 3 दूनी 6, शेषफल कितना बचा? 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं है 2 4 6 8 16, 2 4 8 16 32, इनको भाग कराने का तरीका अलग होता है, और जो 3 6 9 वगैरह है इनको भाग कराने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो 3 के लिए आया, 3 में क्या करते हैं? सभी नंबर को जोड़ करके, मतलब 3 और 6 और 9 के जितने पेयर बन जाए उनको आप हटा दो, बाकी का जो कुछ भी बचेगा उसी में से डिवीजन करा दो। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 2। तो देखो भाई चौथा ऑप्शन जो दिया है वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या दिया है। बोला गया यदि 3 8 4 x 4 5 1 किससे विभक्त किया जाता है? 3 से। 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के स्थान पर न्यूनतम अंक कौन सा होगा? आपसे क्या बोला है? x के प्लेस की मिनिमम वैल्यू, x के प्लेस की मिनिमम वैल्यू बोलिए, न्यूनतम मान बोला। चलो अच्छा देखते हैं। अच्छा, 3 से कटने के लिए ये जरूरी है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो चलो जरा काटते हैं। 3 तो देखो कट रहा है, 8 और 4 12, 12 भी तो कटता है 3 से, हाँ ठीक है कटता है। देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, तो 5 और 1 कितना? 6, कटता है। यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे कोई एक संख्या लिखी है न्यूनतम, x के प्लेस पे कोई एक न्यूनतम संख्या लिखनी है। x के प्लेस पे हमें कोई एक छोटी संख्या रखनी है, हम ऐसी संख्या रखें कि 3 से कट जाए। तो एक बात बताओ, 6 3 से नहीं कटता है? कट जाता है। तो हम x के प्लेस पे क्या रख सकते हैं? 4 में आप कितना जोड़ो कि 6 हो जाए? x के प्लेस पे आप 2 रख सकते हो, तो यहाँ पे x के प्लेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखो जो पहला ऑप्शन ही दिया गया है वही आपका आंसर है। ओके ना? तो x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पूछी गई थी और x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई है, ठीक है। अगला देखो सवाल क्या बोला है। अगले सवाल में कुछ इसी तरीके से है, लेकिन डिविजिबिलिटी चेंज की। 8 5 4 6 9 3 7 2 को भाई भाग कराया जा रहा है 9 से। तो आपसे शेषफल पूछा है। क्या शेषफल? जो अभी 3 के लिए गया वही 9 के लिए करना है। कैसे? आप देखो कि संख्याओं का जो जहां पर योगफल 9 या 18 या 27 बन जाए उनको हटा दो। तो 5 और 4 9, कट रहा है, काट दो। 9 तो भाई कट ही रहा है। 7 और 2 9, कट रहा है। 6 और 3 देखो भाई 9, कट रहा है। अब यहाँ पे क्या बचा? 8। अब यहाँ पे क्या बचा? 8। आपको शेषफल बताना था, तो अगर आप 8 में 9 से भाग कराओगे तो क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। जब भाग ही नहीं जाएगा तो ये 8 की क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जब 9 से भाग कराओगे तो भाग जाना नहीं है, तो मतलब 0 बार 9 का गणित 0 में कराएंगे 0 आएगा, तो 8 में 0 घटाओगे कितना मिल जाएगा? 8 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया है? 8 आ गया है। बात समझ में आ गई ना? चलिए अगले सवाल पे बात करते हैं।
अगला सवाल देखो भाई क्या दिया था। अगले सवाल में बोला गया है अब 11 के लिए आया हुआ है एक मजेदार सवाल है। देखो 7488897, दूसरा नंबर दिया है 7488। जिन लोगों को 11 की डिविजिबिलिटी आती है वो लोग तुरंत सवाल को लगाना शुरू कर दें, ठीक है। 748889 और 748890। देखो सबसे पहली बात ये आती है कि 11 की डिविजिबिलिटी होती क्या है। जैसे सपोज कर लो हमने कोई एक नंबर लिख दिया, ये 5247, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई एक डिजिट उठानी, अल्टरनेट नंबर आप उठाएंगे। जैसे 7 को लिया है, उसके बाद 4 को नहीं लेना है, फिर 2 को ले लो। 7 और 2 का योग निकालो, 7 और 2 का योग कितना, 9। और बाकी के जो बचे हुए नंबर है उनका योग निकालो, तो 5 और 4 कितना, 9। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करना है। अगर इनके बीच का अंतर 0 हो या 11 हो या 22 हो या 33 हो, मतलब 11 का मल्टीपल अगर हो या फिर 0 हो, अगर या तो फिर 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो, अगर ऐसा होगा तो फिर संख्या क्या होगी, 11 से कट जाएगी। मतलब यहाँ पे जो 5247 दिया है वो संख्या 11 से क्या है, कट रही है, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे भी चेक करनी है। कैसे कि आपको कोई एक नंबर उठाना है और अल्टरनेट नंबर अब लेने। तो 7 लिया है, फिर 9 को छोड़ दोगे, तो 7 और 8 15, 15 और 8 23, 23 और 7 30। अब बाकी के बचे हुए नंबर ले लो भाई, 4 और 8 12, 12 और 9 21। तो आप 30 और 21 के बीच का अंतर निकालो, कितना, 9 का। तो क्या 9 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अब जरा इस पे आ जाओ, 9 और 8 17, 17 में आप 8 जोड़ दोगे 25, और 25 में अगर 7 जोड़ दोगे कितना, 32। बाकी के नंबर को जोड़ लो, 4 और 8 12, 12 और 9 21। 32 में आप 21 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 11। तो हमने आपसे यही तो बोला था, जो इनके बीच का अंतर होना चाहिए वो या तो 0 हो या फिर 11 हो या तो 22 हो। तो यहाँ पे देखो 11 मिल गया ना, तो कहने का मतलब ये जो नंबर होगा वो 11 से परफेक्टली डिविजिबल हो रहा होगा। ये जो नंबर होगा ये क्या होगा, 11 से परफेक्टली डिविजिबल होगा। सवाल समझ में आ गया ना। चलो जब आ गया तो फिर इसको हम हटा देते हैं। अगले भी 2 नंबर दिए, आप इनको डिवीजन करा करके चेक कर लेना, देख लेना कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो कि दोनों में से कोई एक ऐसा मिल जाए आपको जो कि 11 से विभक्त हो रहा हो, ठीक है। अच्छा देखो अगला सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 11 से भाग कराने की दृष्टि से देखो तो वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है। सवाल दिया गया था कि 368925 को जब 11 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। क्या पूछा है, शेषफल। तो वही चीज हमें अप्लाई करनी, भाग नहीं कराना, ठीक है। यही अप्लाई कर लो। 5 को लिया, 9 में जोड़ा, फिर 6 में जोड़ दो, 9 और 6 15, 15 और 5 कितना, 20। यहां पे अब ले लो, 8 और 2 10, और 10 और 3 13। आप देखो अंतर कितने का है, 7 का है। तो ये जो 7 है वही शेषफल होगा, जो ये 7 बचा हुआ है वही क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या, 42573 और यहां पे दिया है x को 72 से पूर्णतया विभक्त किया जाता है। एक ये संख्या दी है 42573x 72 से पूर्णतः विभक्त है। तो आपसे पूछा है कि x के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आपसे क्या पूछा है कि x के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अच्छा आप देखो भाई 72 का हमें पहाड़ा तो नहीं आता है, तो 72 की अगर टेबल नहीं आती तो आप 72 को तोड़ लो, तो 9 गुणे 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 गुणे 8 भी क्या होता है, 72 होता है। अगर कोई संख्या 72 से कट रही है तो उसके गुणनखंडों से भी कटना चाहिए, कटेगी। तो 9 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। अच्छा 9 की डिविजिबिलिटी हमने क्या बताई कि अंकों का जो योग होना चाहिए वो 9 से कटना चाहिए। तो यहां पे जितने भी अंकों का योग 9 बन रहा है उनको हटा दो। 5 और 4 9, तो हम इसको हटा देते हैं। 7 और 2 9, तो यहां पे भी 9 बन रहा है, तो आप इसको हटा दो। अब यहां पे देखो 3 है, अगर ये संख्या 9 से कट रही हो तो जरूरी है कि 3 के बाद में फिर यहां पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अगर यहां पे जब तक कि 6 नहीं होगा तो अभी तो 6 और 3 9 बनेगा, तभी 9 से कटेगी। तो आप यहां पे क्या रख दो भाई, 6 रख दो। तो हम ये बोल सकते हैं कि x के प्लेस पे वैल्यू कितनी रहेगी,
6 रहेगी, तभी संख्या क्या होगी 72 से या फिर 9 से कट सकती है। यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6। तो अब देख लो जरा 736 क्या 8 से नहीं कट रहा है? 8 9 72, एक बचेगा 8 दूनी 16। तो x के प्लेस पे अगर हम 6 रख रहे हैं तो 8 से भी संख्या कट रही और 9 से भी संख्या कट रही है, मतलब संख्या क्या होगी 72 से भी कटेगी। ओके ना? चलो भाई इसको हम हटा देते हैं। आज की क्लास थोड़ा सा शायद लंबी हो गई है, क्योंकि हमने कोशिश की थी कि भाई थोड़ा सा जल्दी से क्लास को खत्म करने की ओर चलेंगे, लेकिन टाइमिंग भी काफी कुछ हो गया। हाँ चलिए देखिए अगला सवाल देखो क्या दिया है। 4 4 4 4 4 4 4 3 3 6 और 1 7 दिए हैं, और आपसे बोला है कि 37 से विभक्त किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। आपसे ये बोला है कि इस संख्या को अगर 37 से विभक्त किया जाता है तो फिर क्या होगा। अच्छा एक बात बनती है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे ऐसी कोई नंबर को जैसे रिपीट करके लिखा हो, अगर हमसे ये बोल दे कि किसी ऐसे नंबर से डिवीजन कराओ जिसकी आपको टेबल नहीं आती है, तो फिर ये सवाल क्या होगा, काफी आपके लिए टफ बन जाता है कि हमें भाई ऐसे नंबर में डिवीजन कराना होगा। तो सुनिए 37 की एक डिविजिबिलिटी रूल होता है। क्या होता है? अगर आपने किसी भी नंबर को रिपीट करके 6 बार लिख दिया है, 3 4 5 और 1 6, तो अगर हम इसे 37 से भाग कराएंगे तो हमेशा ये पूरी तरीके से कट जाएगा। जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पे 4 4 4 जो है वो 7 बार लिखा है, अगर हम 6 बार इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6, तो अगर आप इसको 37 से भाग कराओगे तो ये कट जाएगा, इसमें शेषफल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर ये सपोज कर लो नंबर लिखा हुआ है 7 7 7 7 7 7, 6 बार लिखा हुआ है, अगर आप इसको 37 से भाग कराएंगे तो कभी भी कुछ भी शेषफल नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप अगर 5 5 5 5 5 5 कितनी बार लिखा है 6 बार, तो अगर आप इसको 37 से भाग कराओगे तो क्या शेषफल कभी कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी ऐसी संख्या को अगर हम 6 बार रिपीट कर देते हैं और उसे अगर 37 से भाग कराएं तो यहां पर कोई भी शेषफल नहीं मिलता है। तो एक बात बताओ, 4 4 4 4 4 4 4 7 बार लिखा है, तो आप इनमें से 6 बार में देखो, जब हम 37 को 6 बार में भाग कराएंगे तो क्या शेषफल कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बचा कितना? 4 बचा है, तो यही हमारा 4 आंसर हो गया। इस सवाल में हमको शेषफल कितना बचेगा? इस सवाल में हमें शेषफल 4 बचेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के जो 6 4 होंगे उनमें से तो कुछ हमें बचना ही नहीं, तो बाद का जो 1 4 बचा है बस वहीं से हमारा आंसर निकलना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, वरना फिर एग्जाम में 37 से भाग कराने के लिए आ जाए और फिर आप ऐसा करा रहे हो कि 37 से भाग करा रहे 44 में, 37 से कम 37 बच रहा है भाई 7 को फिर 74 के साथ 4 के साथ मिलोगे, 74 को देखोगे 37 से कट रहा है नहीं कट रहा है क्या है। ठीक है, तो ये चीज जरा आप ध्यान रखिएगा कि 37 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है कि किसी एक नंबर को अगर आप 6 बार उसी तरीके से लिख देते हैं सिमिलर बेस पे, तो वो संख्या क्या होगी? नहीं कटेगी। ठीक है, चलिए अब इन सवालों को तो हमने बात कर ली है, और अभी हमें एक सवाल और डिस्कस करना है जो आप लोगों ने पूछा हुआ था। क्या? कुछ ये सवाल था कि रूट 1 + 90 × 91 × 92 × 93, ये सवाल दिया हुआ था और आपको इसका मान बताना था कितना होगा। तो कुछ बच्चों ने 8371 भी बताया हुआ था, तो बिल्कुल सही बताया हुआ, और कुछ बच्चों ने नन ऑफ दीज भी बताया था। तो चलिए, जिन लोगों ने नन ऑफ दीज सॉर्ट आउट किया था, या फिर किसी ने अगर ऐसा किया है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके चेक किया है, तो फिर हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इसको थोड़ा सा अलग वे से करना है। चलिए जरा देखते हैं। वैसे भी 90 गुणा 91 कराओगे भाई सिंपल है, लेकिन 91 92 93 का फिर अगर गुणा कराना पड़ रहा है तो फिर थोड़ा सा फिर समस्या है। और यहाँ पे एग्जाम में ऐसा नहीं कि 90 91 92 93 ही आएगा। एग्जाम में ये बात अलग की कि जब एग्जाम में पूछा गया तब ये नंबर दिया गया था, ठीक है, लेकिन अब जब एग्जाम में सवाल आएगा तो ऐसा जरूरी नहीं कि यही नंबर देगा, उसके सामने बहुत सारी संख्याएं पड़ी है, तो वो कोई भी और संख्या ले सकता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना समझ करके करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल चीज को हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि जो हम इसमें ट्रिक अप्लाई करने वाले हैं वो आई कहां से है। ठीक है, वरना फिर आप बोलेंगे कि समझ में नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज हमने लोगों ने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ रखी थी उसको जरा एक सेकंड के लिए रिवीजन दे लेते हैं। आपसे हमने ये सवाल कुछ इस तरीके से कराया था कि सपोज कर लो x, x+1, x+2 और x+3, अगर 4 ऐसी क्रमागत संख्याएं लिखी हैं, कौन सी? 90 91 92 93, जिनको हमने x, x+1, x+2 और x+3 का नाम दिया है। हम ये बोल रहे थे कि हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल आए।
यही तो बोला था। चलिए जरा देखते हैं। हमने आपसे बताया था कि आप इन दोनों का गुणा करा लो और इन दोनों का गुणा करा लो। तो x का गुणा x प्लस 3 में कराओगे तो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। और जब आप x प्लस 1 का x प्लस 2 के साथ में कराओगे तो x का गुणा x में x स्क्वायर, x का गुणा 2 में कराओगे तो 2x बनेगा, और x का गुणा 1 में कराओगे तो x बनेगा। मतलब टोटल कितना बन जाएगा, 3x। और जब आप x का गुणा 2 में कराओगे तो कितना बनेगा, एक सेकंड, 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में, तो फिर कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है। जो लास्ट सेकंड वाली क्लास थी जिसको हमने लाइव वो रिकॉर्डेड क्लास थी, तो उसमें आपको इसका हमने मल्टीप्लिकेशन वगैरह भी करना सिखाया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो। चलिए जरा देखते हैं। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है वो दोनों 2 बार लिखा है, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हमने मान लिया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम नाम दे दें क्या, a, तो इसको आप लोग a पढ़ सकते हो। यहां पे स्क्वायर रूट लग के चल रहा है, इसको लगाए रहना। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, a, और यहां पे क्या बोलेंगे, a प्लस 2। जरा हम इसका मल्टीप्लीकेशन करा देते हैं। तो a का a में मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर और 2 का गुणा a में, तो फिर कितना, 2a। अब यहां पे हम कितना जोड़े कि संख्या भाई स्क्वायर रूट निकल है, तो फिर आपने बोला कि संख्या में हम क्या जोड़े, 1। ये चीज आपको लास्ट क्लास में समझाई गई है। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर से आप रूट काट दोगे तो फिर यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाती है, वैल्यू बन जाती है a प्लस 1। ठीक है। ये चीज हमने आपको लास्ट क्लास पे करना बताया था, और ये सवाल हमने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ था। तो चलो जरा इसको अब हम लोग होमवर्क के बेसिस पे जरा सॉर्ट आउट करते हैं, और आपकी प्रॉब्लम अगर होगी तो उसे हम सॉर्ट आउट कर देंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे जो पहला वाला नंबर था x, उसी की जगह पे तो 90 है। तो आप एक बात तो तय कर लो कि x का मान कितना है, 90 है। और अगर आपने यहां पे देखा हो कि a की वैल्यू हमने कितनी मानी, a की वैल्यू हमने मान रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x। एक्स स्क्वायर प्लस 3x को तो हमने a माना था, तो जो a की वैल्यू वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहां पे जो ये चीज दी है x से लेकर के x प्लस 3, तो वो 90 से लेकर के 93 तक दी है। 90 गुणे 90 प्लस 1, 90 प्लस 2 और 90 प्लस 3, जैसे कि यहाँ पे दिया है। और आपसे सवाल में हमने ये पूछा था यहाँ पे कि इसमें क्या जोड़े कि संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकला है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या जोड़ा है, 1 जोड़ा है। तो सवाल में 1 आपको जुड़ा हुआ मिला था। सवाल में आप 1 क्या मिला था, आपको जुड़ा हुआ मिला था। तो चलो भाई, हमें इसी क्वेश्चन को थोड़ा सॉर्ट आउट करना था। तो आपने देखा कि हम x के प्लेस पे 90 रख सकते हैं। तो इसको जब आप परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको आंसर कितना मिलता है, a प्लस 1 मिलता है। लेकिन जो a का मान था वो कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x था, और प्लस में 1 है तो इसको आप ऐसे लिखा रहो। x की वैल्यू कितनी है, 90। आप 90 का वर्ग कर दो प्लस 3 गुणे 90, और प्लस में कितना है 1। 90 का वर्ग कितना, 8100, और 9 का गुणा 3 में कराओगे 27, 1 0 लगा है प्लस 1। सभी को भाई उठा के जोड़ लो, 1 7, 1 और 2 3, और यहां पे कितना है 8। तो 8371, 8371, ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं है तो अगर आप इस सवाल को कुछ गुणा उड़ा करा करके करने जा रहे थे तो फिर बहुत ही ज्यादा लेंदी बनता। ठीक है ना। तो इस सवाल को आप कॉन्सेप्चुअली कर सकते थे। कैसे, x का मान कितना है 90, आपने डायरेक्टली लिया कि इसका जो आंसर होगा वो a प्लस 1 होगा, और जो a है वो कहां से आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x से। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x का मान 90, x का मान 90 सॉर्ट आउट किया और आपको आपका आंसर मिल गया। तो उम्मीद है आपने जब परसों की क्लास में 2 दिन पहले अभी इस क्वेश्चन को कराया गया था, आपको दिया गया था होमवर्क के लिए, तो फिर आपने इसी तरीके से करा होगा। ओके, तो चलिए आज ये प्रैक्टिस की हमारी पहली क्लास थी। उम्मीद है आपने इस क्लास से काफी कुछ सीखा होगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके सामने आएंगे कुछ ट्रिक्स के साथ में, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ में, और कुछ अपनी प्रैक्टिस को करने के लिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास ओवर। थैंक्स अ लॉट।